नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 मंत्रियों ने ली शपथ। जेएमएम कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद आज गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलवाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। खास बात है कि फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे। इस बार वह चुनाव हार गए। इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने फॉरवर्ड कोटे को खत्म कर दिया है। जानकार मानते हैं कि फॉरवर्ड भाजपा के परंपरागत वोटर है, इस वजह से भी हेमंत सोरेन सरकार ने महत्व नहीं दिया। हालांकि इस कोटे से मंत्री की रेस में चुन्ना सिंह और अनंत देव प्रताप का नाम भी चर्चा में था। मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक मंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को अकेले ही मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जेएमएम ने नई कैबिनेट में 3 मंत्रियों को रिपीट किया है। चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर से विधायक हफीजुल हसन अंसारी इस बार भी मंत्री बने हैं। तीनों हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में मंत्री थे। वहीं पार्टी ने 3 नए चेहरों गिरिडीह से विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद और बिशुनपुर से विधायक चमरा लिंडा को मौका दिया है। योगेंद्र कुर्मी यानी महतो समाज से आते हैं और हेमंत सोरेन के काफी करीब है। खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर, 3 की मौत। शादी में शामिल होकर लौट रहे थे रांची। गुमला में हुआ हादसा, 2 गंभीर। गुमला में बुधवार की देर रात रोड एक्सीडेंट में रांची निवासी 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसा बसिया थाना क्षेत्र के बसिया मोड़ पर कार और ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार कार की रफ्तार तेज थी और वो सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार सवार सभी सिमडेगा में एक शादी समारोह में शामिल होकर रांची लौट रहे थे और इसी बीच यह घटना हो गई। मृतकों की पहचान पवन साहू, प्रवीण कुमार और रतन घोष के रूप में की गई। तीनों की ही रांची के हेसल देवी मंडप रोड के रहने वाले थे, जबकि घायलों में विश्वजीत घोष व असीम घोष की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बसिया मोड़ के पास बीड़ी पत्ता लदा एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। झारखंड में 8 और 9 को होगी बारिश। बारिश के बाद 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। सुबह में धुंध के साथ बढ़ेगी कनकनी। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन ठंड रहने के बाद मौसम में बदलाव होगा। 8 दिसंबर से रांची समेत राज्य में बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार है। इस दिन रांची समेत आसपास के हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। इससे मौसम में बदलाव के कारण ठंड में बढ़ोतरी होगी। दरअसल 7 दिसंबर को देश के पश्चिमोत्तर भाग में एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इससे पश्चिम और उत्तर की ओर आने वाली ठंडी हवा बढ़ाएगी। वहीं दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से हल्की बारिश होती है और फिर ठंड में इजाफा होता है। 8 दिसंबर से हवा के रुख में बदलाव होगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा की वजह से मौसम बदलेगा। संताल के जिले सहित राज्य के उत्तरी भागों में हल्के बादल छाएंगे। कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 9 दिसंबर को राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस मौसम बदलाव का प्रभाव 2 दिन तक रहेगा। 10 दिसंबर से राज्य में मौसम फिर साफ होगा और ठंड बढ़ेगी। कांग्रेस में टूट का खतरा, 16 विधायकों में से कई नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार गुरुवार को हो गया है। झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही झारखंड कांग्रेस पर टूट का खतरा मंडराने लगा है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को पार्टी के तौर पर झारखंड की सत्ता में अपनी भागीदारी गंवानी पड़ सकती है। टूट का अंदेशा निराधार नहीं है। इसके संदेश शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखा। कांग्रेस के 16 विधायकों में से अधिकांश ने समारोह से दूरी बना ली। हालांकि अभी कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इनमें अधिकांश विधायक रांची में मौजूद रहे, लेकिन राजभवन नहीं पहुंचे। सूत्रों के अनुसार मान मनोबल का दौर जारी है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की कई वजह है, पर 2 वजह प्रमुख है। पहली वजह यह है कि सामान्य जाति से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो पूरे मंत्रिमंडल में सामान्य जाति से
कोई मंत्री नहीं है। दीपिका पांडे सिंह को ओबीसी माना जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह दूसरे दल से टूट करके कांग्रेस में आने वाले विधायक को तरजीह देना बताया जा रहा है और इस सब के लिए कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार माना जा रहा है। राधा कृष्ण किशोर अलग अलग समय में दल बदलते रहे हैं। वह वर्तमान सरकार में भी मंत्री बने हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले इरफान अंसारी को लेकर कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में उन्होंने सरकार को अस्थिर करने में किस तरह के काम किए थे वह जग जाहिर है। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। पलामू बालिका गृह कांड। कहाँ है बालिका गृह की एक बच्ची? मौजूद थी 27, हाजिरी बनता था 28 का। बालिका गृह यौन शोषण कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पलामू बालिका गृह में 27 बच्चियां मौजूद थी जबकि 28 बच्चियों का हाजिरी बनाया जाता था। एक बच्ची कहां है इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले से CWC से लिखित जानकारी भी मांगी है। पलामू बालिका गृह में कुछ दिनों पहले यौन शोषण की घटना का खुलासा हुआ था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक एवं काउंसलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पलामू जिला प्रशासन ने जांच के बाद SDPO, PO, IC काउंसलर को बर्खास्त कर दिया है। CWC को भंग करने की अनुशंसा की गई है। मेदिनीनगर टाउन महिला थाना में आरोपियों के खिलाफ पोक्सो समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पलामू पुलिस की स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने जो रजिस्टर जब्त किया है उसमें 28 बच्चियों की हाजिरी है जबकि बालिका गृह में 27 बच्चियां थी। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ की तो संचालक और CWC की तरफ से बताया गया कि 28वां बच्ची लातेहार की है और उसे रिस्टोर यानी कि घर भेज दिया गया। हाजिरी क्यों बनाई जा रही थी इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। पुलिस पूरे मामले में अब लातेहार जाएगी और 28वां बच्ची के घर का सत्यापन करेगी। बाबा बैद्यनाथ को लगाया गया नए अन्न का भोग। नवान्न पर की गई विशेष पूजा अर्चना। शुरू हुई देवघर वासियों के लिए नए अन्न खाने की शुरुआत। देवघर में गुरुवार को नवान्न पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सबसे पहले सुबह बाबा बैद्यनाथ को नए अन्न का भोग लगाया गया। इसमें नया चावल, घंगरा, दही, दूध, गुड़, चूड़ा सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री मिलाकर भोलेनाथ को भोग लगाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों में पूजा अर्चना कर नया अन्न ग्रहण किया। मंदिर प्रबंधन की ओर से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के शुभ अवसर पर बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। स्थानीय तीर्थ पुरोहित राजू मिश्रा ने बताया कि बाबा पर शाकल्य के रूप में नए अन्न को चढ़ाया गया। देवघर में ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ को नए अन्न का भोग लगेगा, इसके बाद ही लोग इसे ग्रहण करेंगे। यह त्योहार मूलतः किसानों के लिए है जो इस मौसम में धान की उपज करते हैं। अगहन मास में धान तैयार हो जाता है और उसे काटकर खलिहान में लाया जाता है। धान से चावल और चूड़ा तैयार करने के बाद नवान्न पर उसे पूजा की जाती है और इसके बाद उसे खाया या बेचा जाता है। गैंगस्टर मयंक सिंह विदेश से हुआ गिरफ्तार। झारखंड लाने की तैयारी। 43 आपराधिक मामले दर्ज। झारखंड पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बने गैंगस्टर मयंक सिंह को अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि उसे झारखंड लाने के बाद ही उस पर औपचारिक बयान दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद यह गिरफ्तारी संभव हुई है। मयंक सिंह असल में राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के घड़ासान कस्बे का रहने वाला सुनील मीणा है। पतरातू में धमकी देने के एक मामले में वह झारखंड पुलिस के निशाने पर था। झारखंड ATS ने इसी मामले में उसका पासपोर्ट रद्द करवाया था क्योंकि वह मलेशिया से गिरोह चला रहा था। मयंक सिंह पर झारखंड के विभिन्न जिलों में जैसे रांची, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू में करीब 43 आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें व्यवसायियों से रंगदारी मांगने, जेल अधिकारियों को धमकी देने और फायरिंग जैसे गंभीर घटनाएं शामिल है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, JPSC एवं संबंधित विश्वविद्यालयों को दिया बड़ा आदेश। राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 4 माह में पूरा करें। झारखंड हाईकोर्ट में सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने से संबंधित प्रार्थी प्रसीला सोरेन सहित एवं अन्य की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 4 माह के भीतर पूरी करने का निर्देश राज्य सरकार, JPSC एवं झारखंड के संबंधित विश्वविद्यालयों को दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट में मामले में आदेश सुनाते हुए सचिव उच्च शिक्षा निदेशक एवं JPSC को नियुक्त के नियमों की बाधाओं को 2 माह में दूर करने का निर्देश दिया है। उसके बाद के 2 माह में JPSC एवं राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका निष्पादित कर दी।
चतरा राइफल क्लब के शूटर तनु वर्मा और फरहान अख्तर लेंगे इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा। झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद चतरा राइफल क्लब के प्रतिभाशाली शूटर तनु वर्मा और फरहान अख्तर ने 26वीं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में अपनी जगह बना ली है। यह प्रतियोगिता 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच बिहार के नालंदा में आयोजित होगी। बता दें कि दोनों खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं इस अवसर पर चतरा राइफल क्लब के कोच नीतीश कुमार ने कहा कि यह प्रतियोगिता युवा शूटरों के लिए अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने बताया कि दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि चतरा राइफल क्लब पिछले कई सालों से उत्कृष्ट शूटर तैयार कर रहा है, जिन्होंने राष्ट्रीय और उच्च स्तर के प्रतियोगिताओं मेडल जीतकर जिला और राज्य का नाम रोशन किए हैं। गुमला में युवक की निर्मम हत्या, घर में घुसकर टांगी से काटा, प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के गुमला जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां घर में घुसकर अपराधियों ने एक युवक की टांगी से काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव के ही 37 वर्षीय युवक विनय उरांव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद विनय के घर में घुसे और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। आरोपियों ने मंगलवार देर रात करीब 1 बजे वारदात को अंजाम दिया। बुधवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और मामले की छानबीन में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया है। गिरिडीह पुलिस ने मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 19 बच्चों को किया रेस्क्यू। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 19 बच्चों का रेस्क्यू किया है। पुलिस को मानव तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर बच्चों का रेस्क्यू किया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। निर्माणाधीन पावर ग्रिड में आग लगने से करोड़ों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 1 घंटे बाद पहुंची दमकल की टीम। गोबी बांध स्थित पावर सब स्टेशन से सटे निर्माणाधीन 132 kVA पावर ग्रिड में बुधवार शाम अचानक आग लग गई। इससे करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। घटना सहारट प्रखंड कार्यालय से लगभग आधा किलोमीटर दूर हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के दौरान ग्रिड का मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था। इसके कारण आसपास के लोग आग बुझाने अंदर नहीं जा सके। ग्रिड निर्माण करने वाली बीजीआर कंपनी के स्टोर कीपर प्रियदर्शी कुणाल ने बताया कि ग्रिड परिसर से गुजरने वाली 33 kVA तार में एक पक्षी बैठा था। इसके कारण शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और नीचे झाड़ी व घास पर आग लग गई। प्रियदर्शी कुणाल के अनुसार ग्रिड बंद रहने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। उसी बीच कर्मियों ने अग्निशमन विभाग को मामले की सूचना दी, लेकिन दमकल की टीम करीब 1 घंटे बाद मधुपुर से पहुंची। तब जाकर आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तब तक 33 kVA GIS बैटरी चार्जर समेत करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल चुके थे। आलू के थोक भाव में 2 प्रति किलो की गिरावट। पंडरा बाजार समिति में आलू की भरपूर आवक है। कारोबारियों का कहना है कि मंडी में खपत से अधिक आलू की आवक है। बाजार में जितना आलू है उसकी अपेक्षा खरीदार कम पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपूर्ति बढ़ने से बुधवार को आलू के थोक भाव में प्रति किलो 2 रुपए तक की नरमी आई है। इसके साथ ही थोक मंडी में आलू 30 से घटकर 28 रुपए प्रति किलो हो गया है। यही नहीं, आलू की आवक भी भरपूर है। बुधवार को लगभग 1000 से 1200 पैकेट नया आलू मंडी पहुंचा है। पंडरा में नया सफेद आलू 31 और लाल 33 रुपए प्रति किलो के भाव बिका। आलू के साथ प्याज की आवक भी मंडी में भरपूर है। आलू प्याज के थोक विक्रेता मदन साहू ने बताया कि मंडी में अभी रोजाना तकरीबन 20 गाड़ी प्याज की आवक है। फिलहाल नासिक, मध्य प्रदेश और राजस्थान से इसकी आपूर्ति हो रही है। वहीं थोक मंडी में यह 28 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। शिक्षकों का होगा पारस्परिक स्थानांतरण। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण होगा। 15 दिसंबर से शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 महीने एक शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों की ओर से दिए जाने वाले ऑफलाइन आवेदन अमान्य नहीं होंगे। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कई दलों से लड़ा चुनाव, कांग्रेस ने बनाया मंत्री। झारखंड में आज हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। आज कुल 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पलामू प्रमंडल के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया है। उन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया है। राधाकृष्ण किशोर उन 4 मंत्रियों में से है जिन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस के रामकृष्ण कुमार को 2024 के विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी से कड़ी टक्कर मिली थी। वह एक मुश्किल मुकाबले में फंस गए थे। राधाकृष्ण किशोर मात्र 736 वोटों से जीत पाए। राधाकृष्ण किशोर को कुल 71,857 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी को 71,121 वोट मिले। राधाकृष्ण किशोर के लिए आरजेडी के विजय कुमार ने मुकाबला कठिन बना दिया था।
जेजेएम और एलबीए ने कहा, नदीम खान और मोहम्मद जुबैर का उत्पीड़न लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का है प्रयास। झारखंड जन अधिकार महासभा जेजेएम और लोकतंत्र बचाओ अभियान एलबीए ने भाजपा की केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान और ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को परेशान किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही लोकतांत्रिक तरीके से नफरत और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। जेजेएम और एलबीए उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। उनके विरुद्ध दर्ज फर्जी प्राथमिकी को रद्द करने और उनके उत्पीड़न को तत्काल रोकने की मांग करते हैं। नदीम खान ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक संगठन से जुड़कर लिंचिंग, घृणास्पद भाषणों, बुलडोजर हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों को उजागर करने तथा पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीसीआर अदालतों में कई मामलों की पैरवी कर रहा है, जिसमें इस साल अगस्त से सितंबर में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों के पूरे नाम प्रदर्शित करने के योगी सरकार के आदेश के खिलाफ मुकदमा उठाना भी शामिल है। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर ने मोदी सरकार के गलत सूचना अभियान, नफरती एवं सांप्रदायिक प्रचार को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। भाजपा सरकारें अपने फांसीवादी प्रयास में नदीम और जुबैर को निशाना बना रही है, ताकि उनकी नफरती और सांप्रदायिक राजनीति को उजागर करने वाली आवाजों और पीड़ितों के साथ खड़े होने वाले लोगों को दबाया जा सके। तैयारी, अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका। तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्यमुक्त होंगे, फिर अधिकतम 25 को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। सूत्रों के अनुसार 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अग्निवीरों के 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर उनकी योग्यता तय की जाएगी। योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में स्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। अग्निवीरों के कामकाज का रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है, यह मददगार साबित होगा। अधिकतम 25 अग्निवीरों को स्थायी करने का प्रावधान है। सूत्रों ने कहा कि जिन अग्निवीरों को स्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा, हो सकता है उनमें से सभी वापस आने को तैयार न हो। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें इंतजार कर रहे पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार किसी भी अग्निवीर को सेवा में रहते हुए यह पता नहीं लग पाएगा कि वह स्थायी हो पाएगा या नहीं। कार्यमुक्त होने के बहुत कम समय के भीतर उन्हें यह अवसर मिल जाएगा। अनगढ़ा में मजदूरों से भरी जीप पलटने से 12 घायल। थाना क्षेत्र के जोन्हा फॉल चौक के पास बुधवार की शाम जीप पलटने से गाड़ी में सवार 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। इनमें 4 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया है। बताया जाता है कि रांची से मजदूरों को लेकर सिल्ली के बसंतपुर जा रही जीप का अगला चक्का जोन्हा फॉल के पास ब्लास्ट कर गया और जीप पलट गई। घायलों में मंजू देवी, शिवनाथ महतो, दुर्गा प्रसाद महतो, गिरिराम भोक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों का प्राथमिक उपचार मेसो अस्पताल जोन्हा में कर रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों में पतराहातू के संजो देवी, नयहा देवी, देवाड़ू के अजीत नायक, सुनीता देवी, घाघरा की भवानी देवी, बाबूलाल मुखियार, बड़ा चांगड़ू के वंशी महतो, जोन्हा पूड़ी टोला के घासीराम भोक्ता, कामता के रोबिन खलको, बसंतपुर की सानकी देवी और अंबा टोली के राम मुंडा शामिल है। इनका इलाज मेसो अस्पताल जोन्हा में किया जा रहा है। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने मानगो में जल मीनार का निरीक्षण किया। पश्चिम विधानसभा के मानगो में निर्मित 24 लाख मीटर क्षमता वाले जल मीनार का गुरुवार को विधायक सरयू राय ने निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही अविलंब इसे चालू कराने का निर्देश दिया। दरअसल इस जल मीनार का शिलान्यास साल 2018 में सरयू राय ने ही किया था। तब वे क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, मगर बदले सियासी घटनाक्रम के बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और वहां से विधायक चुने गए। इस अवधि में इस क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता चुने गए और वे राज्य का मंत्री भी रहे, मगर इस जल मीनार को चालू नहीं कराया। विधायक सरयू राय ने बताया कि इस जल मीनार के बने जाने से मानगो क्षेत्र की बड़ी आबादी को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी और मगर विभागीय लापरवाही और पूर्व के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से यह परियोजना लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने अधिकारियों को जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। यदि ये लापरवाही करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। सैनिकों की गोलियां अब नहीं होगी मिसफायर। झारखंड के जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सैनिकों की गोलियां मिसफायर नहीं होगी। इस संस्था ने सेना के लिए एक ऐसा एंटी टर्निशिंग लेकर तैयार किया है जिससे लगाने पर गोलियों में कालापन नहीं आएगा। वर्चुअल स्टोर किए जाने के बाद भी ये गोलियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। अक्सर लंबे समय तक गोलियों को स्टोर कर रखने से उसमें कालापन आ जाता है। पुरानी गोलियों को बंदूक में लोड कर चलाने पर मिसफायर का खतरा रहता था, लेकिन अब एंटी टार्निशिंग लेकर की मदद से गोलियों में रस्ट नहीं आएगा और मिसफायर भी नहीं होगी।
तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।